यूक्रेन से क्रीमिया हमलों का रूसी प्रतिशोध सामने आया। सूमी क्षेत्र पर रूस के 14 ड्रोन हमले हुए। सूमी पर रूस ने रॉकेट वर्षा की। सूमी के सीमाई क्षेत्र में हुए हैं कुल मिलाकर 54 धमाके। सूमी में नुकसान का आकलन कर रहा है यूक्रेन। यूक्रेन से क्रीमिया हमलों का रूसी प्रतिशोध सामने आया। सूमी क्षेत्र पर रूस के 14 ड्रोन हमले हुए। सूमी पर रूस ने रॉकेट वर्षा की। सूमी के सीमाई क्षेत्र में हुए हैं कुल मिलाकर 54 धमाके। सूमी में नुकसान का आकलन कर रहा है यूक्रेन। और आप देखिए, खरसों पर रूस के आर्टिलरी हमले हुए हैं। यूक्रेन का एक हथियार डिपो तबाह हो गया है। रूस के D-30 होवित्जर ग्रुप ने हमले को अंजाम दिया। रूस ने यह तैनाती इस हिसाब से की है ताकि यूक्रेन के सी बेबी ड्रोन के हमले नाकाम किए जा सकें। काला सागर में बिछाई गई माइन से ब्लैक सी फ्लीट पर हमला करने वाले सी बेबी ड्रोन नष्ट हो जाएंगे। इसके बाद भी कोई ड्रोन बचा तो उसे सुरक्षा दीवार रोक लेगी। बीती रात ड्रोन अटैक ने रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। उसकी वजह है यूक्रेन के स्वार्म ड्रोन अटैक। यूक्रेन ने बीती रात रूस पर 32 से ज्यादा ड्रोन हमले किए। रूस ने यूक्रेन के 25 ड्रोन हमले नाकाम करने का दावा किया है। ड्रोन हमलों से बचने के लिए ही काला सागर के सेवास्तोपोल बेस पर इस तरह रणनीति तैयार की गई है और इसका दूसरा मकसद है सेफ जोन में खड़े युद्धपोत और सबमरीन से यूक्रेन के उन ठिकानों पर हमले जहां से क्रीमिया पर ड्रोन लॉन्च किए जाते हैं। यूक्रेन काला सागर के तट से सटे प्राइमोर्स्क, क्रोनोमोर्स्क और ओडेसा से सी बेबी ड्रोन और यूएवी लॉन्च करता है। अब काला सागर के सुरक्षित सेवास्तोपोल बेस से रूस ने इन लॉन्च पैड पर हमले शुरू कर दिए हैं। रूस ने 8 जून की सुबह ओडेसा और उसके नजदीकी क्षेत्रों पर हमले किए। रूस ने ओडेसा क्षेत्र में काला सागर से हमले किए हैं। इस हमले में एक यूक्रेनी नागरिक की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। रूस का रॉकेट रिहायशी इलाके में गिरने से कई मकानों में आग लग गई। काला सागर नेवल फ्लीट से रूस ने खेरसोन पर विध्वंसक हमले किए हैं। खेरसोन में रूसी सेना ने यूक्रेन के एक वेयरहाउस को निशाना बनाया। इस वेयरहाउस में नेटो हथियारों का जखीरा होने की रिपोर्ट थी। यूक्रेनी फायर ब्रिगेड को कई घंटे आग बुझाने में लगे हैं। रूस ने क्रीमिया का प्रतिशोध शुरू कर दिया है और खतरा यह है कि अगर रूसी नियंत्रण वाले क्षेत्रों पर अमेरिकी हथियारों से हमले जारी रहे तो रूस एटमी हमला भी कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। खेरसों पर रूस का आर्टिलरी हमला हुआ है। यूक्रेन का एक हथियार डिपो इसमें तबाह कर दिया गया। रूस के D-30 होवित्जर ग्रुप ने इस हमले को अंजाम दिया। तो क्रीमिया पर 100 घंटे से लगातार बारूद बरस रहा है और इससे पुतिन का क्रोध भड़क रहा है। CIA की रिपोर्ट है कि अमेरिकी हथियारों से रूस पर हमले होने के बाद पुतिन टैक्टिकल न्यूक्लियर हमले पर विचार कर रहे हैं। ब्लैक सी नेवल फ्लीट को रणनीति के तहत तैनात कर दिया गया है। ब्लैक सी में रूस को तैनाती इसलिए बदलनी पड़ी क्योंकि उसके फ्लीट पर लगातार 3 दिन से हमले किए जा रहे हैं। यूक्रेन ने सेवास्तोपोल बेस पर
सी बेबी ड्रोन से हमला किया है और रूस को बड़ा नुकसान इस हमले में उठाना पड़ा। अब रूस ने इसका प्रतिशोध शुरू कर दिया है, जिसका अंजाम न्यूक्लियर विस्फोट भी हो सकता है। आप देखिए यूक्रेन ने कैसे रूस पर हमला किया और रूस के प्रतिशोध की पहली किश्त क्या है। अमेरिकी हथियारों से रूस पर हमले का ग्रीन सिग्नल मिलते ही यूक्रेन ने बारूदी बवंडर शुरू कर दिया है। बीते 100 घंटे से क्रीमिया पर यूक्रेन के हमले जारी हैं। यूक्रेन ने 7 जून को क्रीमिया के नोवरोसिस्क नेवल बेस पर हमला किया और 8 जून को सेवास्तोपोल बेस को निशाना बनाया। यूक्रेन ने 8 जून की देर रात हमले शुरू किए। रात 1:39 पर यूक्रेन के सेवास्तोपोल के बालाक्लावा पर पहला हमला किया। बालाक्लावा थर्मल पावर प्लांट पर पहला धमाका सुना गया। धमाके से पहले एंटी ड्रोन गन से फायरिंग की आवाज सुनी गई। दूसरा धमाका सेवास्तोपोल के बेस के पास सुना गया। 8 जून की दोपहर तक यूक्रेन के हमले जारी रहे। यूक्रेन ने सी बेबी ड्रोन मागुरा से सेवास्तोपोल पर हमले किए। रूस ने यूक्रेन का एक हमला हेलीकॉप्टर से फायरिंग करके नाकाम कर दिया। ड्रोन पर सटीक निशाना लगते ही जोरदार विस्फोट हुआ। लेकिन रिपोर्ट है कि यूक्रेन ने सी बेबी और यूएवी ड्रोन से लगातार हमले जारी रखे। यूक्रेन ने स्वॉर्म अटैक किया, यानी एक साथ कई ड्रोन लॉन्च करके रूसी एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दिया और सेवास्तोपोल बेस पर बड़ा नुकसान होने की रिपोर्ट है। सेवास्तोपोल नेवल बेस पर रडार स्टेशन, वॉच टावर, नेवल हेडक्वार्टर की बिल्डिंग सहित कई युद्धपोत क्षतिग्रस्त हुए। इसके अलावा यूक्रेनी हमले में रूस के कई नेवल अफसरों के मारे जाने की खबर है। हमला उस वक्त किया गया जब सेवास्तोपोल में रूसी नेवी की एक बड़ी बैठक जारी थी। सात जून को यूक्रेन ने सी बेबी ड्रोन से हमला करके रूस के एक टग बोट और सैटर्न नाम की एक अटैक बोट को तबाह कर दिया। रूस के नेवल बेस पर लगातार हमलों के बाद रूस ने अपनी रणनीति और जहाजों की तैनाती दोनों बदल दी। नोवरोसिस्क बेस खाली करके रूस ने सेवास्तोपोल में जहाजों की तैनाती की है। नोवरोसिस्क से ब्लैक सी फ्लीट को रणनीति के तहत हटाकर सेवास्तोपोल में तैनात किया है। पुतिन ने काला सागर के सेवास्तोपोल बेस पर जो रणनीतिक तैनाती की है उसे स्ट्रिंग ऑफ डेथ भी कहा जा रहा है, यानी जहाजों को हमले से बचाने के लिए और ड्रोन मार गिराने के लिए सुरक्षा लेयर को तैयार किया गया है। नेवल फ्लीट की सुरक्षा में सबसे पहले सागर की सतह पर सी माइंस यानी कि बारूदी सुरंगें बिछाई गई हैं। उसके बाद बेस को सुरक्षित करने के लिए पेंटॉन से एक 17 मीटर गहरी और 9 मीटर ऊंची दीवार को बनाया गया। इस दीवार के पास रूसी नेवी की छोटी छोटी अटैक बोट तैनात की गई है जो युद्धपोत की सुरक्षा करेंगी। इन छोटी अटैक बोट के पीछे यूक्रेन पर मिसाइल लॉन्च करने वाले रूसी नेवी के युद्धपोत तैनात किए गए। युद्धपोत के पीछे रूस की सबमरीन को तैनात किया गया है, यानी 3 लेयर की सुरक्षा के पीछे रूस के अहम नेवी युद्धपोत और सबमरीन
तैनात किए गए। रूस ने यह तैनाती इस हिसाब से की है ताकि यूक्रेन के सी बेबी ड्रोन के हमले नाकाम किए जा सकें। काला सागर में बिछाई गई माइन से ब्लैक सी फ्लीट पर हमला करने वाले सी बेबी ड्रोन नष्ट हो जाएंगे। इसके बाद भी कोई ड्रोन बचा तो उसे सुरक्षा दीवार रोक लेगी। बीती रात ड्रोन अटैक ने रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। उसकी वजह है यूक्रेन के स्वार्म ड्रोन अटैक। यूक्रेन ने बीती रात रूस पर 32 से ज्यादा ड्रोन हमले किए। रूस ने यूक्रेन के 25 ड्रोन हमले नाकाम करने का दावा किया है। ड्रोन हमलों से बचने के लिए ही काला सागर के सेवेस्तोपोल बेस पर इस तरह रणनीति तैयार की गई है और इसका दूसरा मकसद है सेफ जोन में खड़े युद्धपोत और सबमरीन से यूक्रेन के उन ठिकानों पर हमले जहां से क्रीमिया पर ड्रोन लॉन्च किए जाते हैं। यूक्रेन काला सागर के तट से सटे प्राइमोर्स्क, क्रोनोमोर्स्क और ओडेसा से सी बेबी ड्रोन और यूएवी लॉन्च करता है। अब काला सागर के सुरक्षित सेवेस्तोपोल बेस से रूस ने इन लॉन्च पैड पर हमले शुरू कर दिए हैं। रूस ने 8 जून की सुबह ओडेसा और उसके नजदीकी क्षेत्रों पर हमले किए। रूस ने ओडेसा क्षेत्र में काला सागर से हमले किए हैं। इस हमले में एक यूक्रेनी नागरिक की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। रूस का रॉकेट रिहायशी इलाके में गिरने से कई मकानों में आग लग गई। काला सागर नेवल फ्लीट से रूस ने खेरसोन पर विध्वंसक हमले किए हैं। खेरसोन में रूसी सेना ने यूक्रेन के एक वेयरहाउस को निशाना बनाया। इस वेयरहाउस में नेटो हथियारों का जखीरा होने की रिपोर्ट थी। यूक्रेनी फायर ब्रिगेड को कई घंटे आग बुझाने में लगे हैं। रूस ने क्रीमिया का प्रतिशोध शुरू कर दिया है और खतरा यह है कि अगर रूसी नियंत्रण वाले क्षेत्रों पर अमेरिकी हथियारों से हमले जारी रहे तो रूस एटमी हमला भी कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन रूस युद्ध अब ऐसे मोड़ पर जा पहुंचा है जहां पर कभी भी परमाणु हमला हो सकता है, क्योंकि रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने 48 घंटे में दूसरी बार नेटो को परमाणु धमकी दी है। हालांकि यूक्रेन पर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से इंकार किया गया है, यानी पुतिन परमाणु हमले की डॉक्ट्रिन को बदल दिया है, जिसमें तय किया गया है कि पहले टैक्टिकल हथियारों का इस्तेमाल आत्मरक्षा के लिए किया जाएगा। उधर रूस की धमकी के बाद अमेरिका ने यूरोप में अपने एटमी ठिकाने वॉर रेडी कर दिए हैं। अमेरिका का साथ देने के लिए फ्रांस और जर्मनी भी आगे आए हैं, यानी यूरोप में हालात ऐसे बन चुके हैं कि कभी भी परमाणु जलजला आ सकता है। यूरोप तीसरे विश्व युद्ध के दरवाजे तक जा पहुंचा है। बस एटमी युद्ध का ट्रिगर दबना बाकी है, फिर वो चाहे अमेरिका दबाए या फिर रूस। क्योंकि जो हालात हैं वो बेहद खौफनाक हैं। क्योंकि ब्लैक सी में नेटो ने चक्रव्यूह रच लिया है। बाल्टिक में नेटो की डिफेंडर ड्रिल जारी है, जबकि आर्कटिक में अमेरिका अपने युद्धपोत भेजने की तैयारी में है। इसके अलावा नेटो ने यूक्रेन को हथियार भेजकर युद्ध को लंबा खींचने की तैयारी की है।
रूस के सामने 3 विकल्प बचते हैं। पहला विकल्प, यूक्रेन के साथ युद्ध इसी तरह लड़ता रहे। दूसरा विकल्प, यूक्रेन पर परमाणु हमला करके युद्ध खत्म करे। तीसरा विकल्प, नेटो देशों पर हमला करके यूक्रेन के अलावा दूसरे देशों पर कब्जा करे। लेकिन पहले विकल्प को छोड़कर बाकी दोनों रास्तों में एटमी युद्ध तय माना जा रहा है। यही वजह है कि पुतिन ने 48 घंटे में 2 बार परमाणु हमले की धमकी दी है। हालांकि पुतिन ने अपने दूसरे बयान में साफ किया है कि यूक्रेन पर जीत के लिए परमाणु बम के इस्तेमाल की जरूरत नहीं है। तो क्या यह समझा जाए कि पुतिन परमाणु बम का इस्तेमाल किसी दूसरे युद्ध के लिए बचाकर रखना चाहते हैं? को इस बात की जानकारी है, अगर यूक्रेन पर कब्जा किया तो नेटो से टकराव तय है। ऐसे में परमाणु धमकी के जरिए नेटो को काबू में किया जा सकता है। दूसरी तरफ पुतिन खुलकर यूक्रेन पर परमाणु हमले की बात नहीं कर रहे हैं, जिससे नेटो सतर्क न हो जाए और पुतिन अचानक से आतंक बम फोड़कर यूक्रेन को तहस नहस कर दे। पुतिन ने पहले बयान में जरूर परमाणु हमले की बात कही, जबकि दूसरे बयान में मुकर गए। पुतिन ने दूसरा बयान सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में दिया था, जहां यह जरूर साफ कर दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो एटम बम का इस्तेमाल हो सकता है। यानी पुतिन ने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बदलाव किया है। पुतिन ने अचानक से न्यूक्लियर हमले को लेकर बयान से पलटी क्यों मारी, इसकी वजह भी समझिए। पहली वजह, अमेरिका सीधे तौर पर युद्ध में उतर सकता है। दूसरी वजह, फ्रांस अपनी सेना यूक्रेन भेज रहा है। तीसरी वजह, अमेरिका ने आईसीबीएम मिनटमैन का टेस्ट किया है। यानी रूस अभी नेटो से सीधा टकराव नहीं चाहता है। इसके लिए पहले वो यूक्रेन पर कब्जा करना चाहता है, फिर बाल्टिक की तरफ बढ़ेगा। उस वक्त परमाणु हमले के लिए तैयार रहेगा अगर नेटो उसका रास्ता रोकता है तो। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के करीब 880 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर लिया है। उन इलाकों पर कब्जा करके रूसी सेना आगे बढ़ चुकी है। रूस ने हथियारों का प्रोडक्शन 20 गुना ज्यादा कर दिया है। साथ ही यूक्रेन में अपना ऑपरेशन वेस्ट की तरफ बढ़ा दिया है, जहां से आगे पोलैंड और बाल्टिक देश पड़ते हैं। यानी रूस एक तय ब्लूप्रिंट के मुताबिक आगे बढ़ रहा है। इस बीच उसने यूरोप में भी टारगेट फिक्स कर लिए हैं, जहां वो परमाणु हमला कर सकता है, क्योंकि अगर यूक्रेन से रूस आगे बढ़ता है तो वहां से नेटो देशों की सीमा शुरू हो जाती है। और नेटो चार्टर के मुताबिक नेटो देशों पर रूस हमला करता है तो नेटो रूस पर जवाबी हमला कर सकता है। रूस के पास लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर मिसाइल है, जिससे पुतिन कहीं भी एटमी विस्फोट कर सकते हैं। पुतिन के टारगेट पर सबसे पहले फ्रांस है, जिसकी एटमी बेस से दूरी करीब 3000 किलोमीटर है। इसी तरह करीब 2600 किलोमीटर दूर टारगेट नंबर 2 ब्रिटेन पर भी रूस हमला कर सकता है, जबकि 2300 किलोमीटर दूर टारगेट नंबर 3 जर्मनी भी निशाने पर है। टारगेट नंबर 4 पोलैंड की रूस के न्यूक्लियर बेस से दूरी 1980 किलोमीटर है। इसी तरह 800 किलोमीटर दूर टारगेट नंबर 5
फिनलैंड में भी निशाने पर है। तो देखिए, आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए कि रूस के 7 टारगेट कौन कौन है। ये टारगेट नंबर 4 की बात हुई। अब ये टारगेट नंबर 5 है, जो कि फिनलैंड भी निशाने पर है। और उसके बाद बाल्टिक देशों में टारगेट नंबर 6 है लिथुआनिया, जो एटमी बेस से 1526 किलोमीटर है। और टारगेट नंबर 7 एस्टोनिया 1152 किलोमीटर दूर है, जो मीडियम रेंज न्यूक्लियर मिसाइल से तबाह किया जा सकता है। पुतिन ने 2020 में बनाए न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को बदल दिया है। इसके पीछे बड़ी वजह है कि नेटो अब खुलकर यूक्रेन के साथ युद्ध में उतरने वाला है। उधर अमेरिका ने रूस की धमकी को देखते हुए यूरोप में एटमी सेंटर को वॉर रेडी मोड में डाल दिया है। बेल्जियम में अमेरिका का न्यूक्लियर बेस है, जहां 15 B61 परमाणु बम मौजूद हैं। बेल्जियम की रूस से दूरी करीब 2200 किलोमीटर है। इसके पोलैंड में मौजूद न्यूक्लियर बेस में 10 B61 परमाणु बम है। यहां से बॉम्बर को रूस पर अटैक के लिए करीब 1200 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। जबकि जर्मनी में 15 परमाणु बम तैनात किए गए हैं, जहां से कुछ मिनटों में फाइटर जेट रूस पर हमला कर सकते हैं। इसके अलावा इटली में अमेरिका के 2 न्यूक्लियर बेस हैं, जहां 35 परमाणु हथियारों की तैनाती है और इसकी रूस से दूरी करीब 2400 किलोमीटर है। नीदरलैंड्स में अमेरिका के 15 एटम बम हैं, जिसकी रूस से दूरी 2200 किलोमीटर है। इसके अलावा तुर्की में मौजूद अमेरिकी एटमी बेस पर B61 परमाणु बम तैनात हैं, जो रूस से 1700 किलोमीटर दूर पड़ता है। यानी अमेरिका ने रूस पर हमले के लिए जबरदस्त तैयारी की है। बाइडेन मान चुके हैं कि परमाणु युद्ध का पहला फेज शुरू हो चुका है। और एक बड़ी खबर है, अवदीवका में रूस का ड्रोन हमला, यूक्रेन का ब्रैडली सैन्य वाहन नष्ट। रूसी सेना ने FPV ड्रोन से किया अटैक। युद्ध में विनाश का क्षेत्रफल बहुत बढ़ गया है। नाटो से अनुमति मिलने के बाद यूक्रेन रूस के अंदर घुसकर हमले कर रहा है। इसके बाद वही हो रहा है जो पुतिन ने पहले ही कह दिया था। पुतिन ने कहा था कि अगर रूसी धरती पर अमेरिकी हथियारों से हमले हुए तो रूस यूक्रेन का नामो निशान मिटा देगा। अब रूसी सेना यूक्रेन में ऑलराउंड अटैक कर रही है। पिछले 24 घंटे में रूस के बारूदी वज्रपात से यूक्रेन में बहुत बड़ा सैन्य संहार हो गया है। जल से वज्रपात, थल से आघात, नभ से सर्वनाश, ये वो ऑलराउंड अटैक है जो रूसी सेना यूक्रेन पर कर रही है। 24 घंटे में रूस ने न सिर्फ यूक्रेनी सैन्य ठिकाने पर भीषण हमले किए, बल्कि यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर को ध्वस्त कर दिया। एक दिन के अंदर रूसी सेना ने ऐसी बारूदी बरसात की कि यूक्रेन के 16 सैन्य ठिकाने, 3 हथियार गोदाम, 2 हथियार फैक्ट्री, 2 ऑयल डिपो और 3 गैस पाइपलाइन भस्म हो गई। रूस के हमले के बाद यूक्रेन के 1 दर्जन शहरों में त्राहिमाम मच गया। रूस
रूसी सेना के टारगेट पर इस वक्त यूक्रेन के सैन्य और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है। रूसी फौज न सिर्फ यूक्रेनी सेना की कमर तोड़ रही है, बल्कि यूक्रेन को पूरी तरह से ब्लैकआउट करना चाहती है। बाखमुत के पास रूसी सेना ने ड्रोन से विस्फोट कर यूक्रेन के कई सैन्य वाहनों को जला दिया। डोनेस्क में रूस के Su-34 ने आसमान से यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों की बरसात की। रूस ने सिर्फ Su-34 से ही धावा नहीं बोला, बल्कि Ka-52 हेलीकॉप्टर से भी बारूदी वज्रपात किया। सेवरस्क में रूसी सेना ने ग्रैड रॉकेट लॉन्चर से बहुत बड़ी तबाही मचाई। अवदीपका में रूस के ग्रैड मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर ने यूक्रेनी सेना को हथियार सप्लाई करने जा रहे वाहनों को तबाह कर दिया। ज़ेपोरिज़िया में रूसी सेना की आर्टिलरी ने यूक्रेन के मोर्टार ब्रिगेड को खत्म कर दिया। खार्किव में रूसी सेना के जपाट ग्रुप ने एक और अमेरिकी अब्राम्स टैंक की कब्र खोद दी। रूसी सेना के हमलों में एक हफ्ते के अंदर यूक्रेनी फोर्स को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। न सिर्फ बड़ी तादाद में यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं, बल्कि उसके हथियार भी भस्म हो गए हैं। पिछले 7 दिनों में रूसी सेना ने यूक्रेनी फोर्स को कितना बड़ा जख्म दे दिया, अब आंकड़ों के जरिए से समझिए। एक हफ्ते में रूस ने यूक्रेन के 27 एनर्जी ठिकानों पर हमला किया और साथ ही 2 MiG-29, 2 S-200 और 3 हाइमार्स को खत्म कर दिया। रूसी सेना ने एक सप्ताह में यूक्रेन की 27 मिसाइलों, 17 गाइडेड बम, 93 रॉकेट और 424 ड्रोन को तबाह कर दिया। खार्किव में 7 दिनों के अंदर यूक्रेन के 1400 सैनिक मारे गए, 5 टैंक, 45 सैन्य वाहन और 26 आर्टिलरी को ध्वस्त किया गया। डोनेस्क में यूक्रेन के 2835 सैनिकों का संहार हो गया। यहां पर यूक्रेन के 7 टैंक, 43 सैन्य वाहन और 35 आर्टिलरी भी तबाह हो गई। खरसों में 7 दिनों के अंदर यूक्रेन के 430 सैनिकों, 4 टैंक्स, 35 सैन्य वाहन, 24 आर्टिलरी का खात्मा हो गया। कुल मिलाकर एक हफ्ते में यूक्रेनी फोर्स के 4665 सैनिक खत्म हो गए, 16 टैंक, 123 सैन्य वाहन और 85 आर्टिलरी का अंत हो गया। रूसी सेना यूक्रेन को बड़ा जख्म दे रही है, लेकिन यूक्रेन हथियार डालने को तैयार नहीं है। यूक्रेन भी जबरदस्त पलटवार कर रहा है। यूक्रेनी सेना इस वक्त रूसी फौज को अटैक MS मिसाइलों से टारगेट कर रही है। इन तस्वीरों को देखिए। लुहांस्क में यूक्रेन ने एक के बाद एक 8 अटैक MS मिसाइलें दागी। इसके बाद लुहांस्क का रिहायशी इलाका जलने लगा। यूक्रेन के इस हमले में रूसी सेना का बेस, एक हथियार गोदाम और 6 इमारतें और 2 स्कूल तबाह हो गए। हमले में 22 लोग घायल हो गए। रूस जिस तरह से यूक्रेन के हथियार गोदामों को तबाह कर रहा है, उसी स्केल पर यूक्रेन भी रूस के हथियार और ड्रोन डिपो को टारगेट कर रहा है। यूक्रेन ने खार्किव में ब्रैडले फाइटिंग व्हीकल से रूस के बख्तरबंद वाहन को तबाह कर दिया। डोनेस्क में यूक्रेनी फोर्स ने रूस के टर्टल टैंकर को जलाकर भस्म कर दिया। हेरसोन के जंगल में रूस की एक टुकड़ी छिपी हुई थी। यूक्रेन ने हाइमर्स से हमला कर रूसी टुकड़ी को खत्म कर दिया। ओडेसा में भी यूक्रेन ने जबरदस्त पलटवार करते हुए रूस के 3 सैन्य वाहनों को जला दिया।
युद्ध के मैदान में 24 घंटे के अंदर यूक्रेन ने रूस के 1200 जवानों को खत्म कर दिया। इसके साथ ही यूक्रेन ने रूस की 9 मिसाइलों और 48 ड्रोन को भी तबाह कर दिया। नेटो के हथियार सप्लाई के बाद यूक्रेनी सेना मजबूत हो गई है। उसे नेटो के हथियारों से रूस के अंदर हमले की छूट मिल चुकी है। यही वजह है कि यूक्रेन युद्ध में वापसी कर चुका है। फ्रांस यूक्रेन में हथियार प्लांट का निर्माण करने जा रहा है। इस प्लांट में यूक्रेन के लिए हथियार बनाए जाएंगे। यूक्रेन और फ्रांस में इस बाबत समझौता हुआ है। जाहिर है रूस और यूक्रेन के बीच 2 सालों से चल रहा यह युद्ध हाल फिलहाल खत्म होता नहीं दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और बड़ी खबर है, अवदीवका में रूसी आर्टिलरी का एक्शन। गोलाबारी में यूक्रेन का अब्राहम्स टैंक तबाह हो गया। हाई प्रिसिशन शेल से किए गए रूस में हमले। इस बीच अगर मिडिल ईस्ट की बात की जाए तो हूतिया पहले से बेहद ज्यादा बलवान हो चुका है, क्योंकि हूती अब सिर्फ ईरान के भरोसे नहीं है। हथियारों के पहुंचने का रूट तो वही पुराना है, लेकिन अब कई मददगार हूती से जुड़ चुके हैं। इसमें पहला नाम पुतिन का है। अब रूसी हथियार ईरान के जरिए हूती और हिजबुल्ला तक पहुंचाए जा रहे। लेकिन खास बात यह है कि रूस में इन प्रॉक्सी संगठनों की ताकत बढ़ाने के लिए चीन और नॉर्थ कोरिया से भी हथियार आ रहे हैं। रूस की इस मेहरबानी का ही नतीजा है कि हूती ने हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रदर्शन किया। समंदर में चलता फिरता एक एयरबेस, फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर से लैस ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर जो पल भर में दुश्मन के किसी शहर को जलाकर भस्म कर सकता है। रूस और चीन जैसे देशों की नेवी भी अमेरिकी आइजनहावर एयरक्राफ्ट कैरियर को बड़ी चुनौती मानते हैं। लेकिन इसी शक्तिशाली विमान वाहक पोत से जुड़ी एक खबर ने दुनिया को हैरान कर दिया है। खबर यह है कि हूती ने इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर मिसाइल हमला किया। हूती की मिसाइल से आइजनहावर को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। आइजनहावर पर मौजूद कई फाइटर जेट भी क्षतिग्रस्त हो गए। आइजनहावर को खींचकर सऊदी अरब के जेद्दाह पोर्ट पर लाया गया। आइजनहावर का डिफेंस सिस्टम हूती के हमले के आगे लाचार रहा। आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ? आइजनहावर में एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है। ताकतवर मिसाइलें भी इसके दायरे में सही सलामत बचकर नहीं निकल सकती। लेकिन हैरान करने वाली खबर है कि न सिर्फ हूती की मिसाइल इसके करीब गई, बल्कि एयरक्राफ्ट कैरियर पर धमाका भी हो गया। हालांकि अमेरिका ने आइजनहावर पर हमले से इनकार किया है। अमेरिका ने हूती के दावों को गलत बताया है। अमेरिका ने हूती के हमले की कोशिश को नाकाम बताया है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ क्या हुआ, इसकी मौजूदा हालत कैसी है, इसकी कोई तस्वीर जारी नहीं की गई है। लेकिन ये सवाल जरूर है कि आखिर अचानक अमेरिका ने इस एयरक्राफ्ट कैरियर को सऊदी अरब के बंदरगाह पर शिफ्ट क्यों किया। जवाब हूती के एक दावे से मिलता है। हूती के एक दावे के मुताबिक हूती के हमले से पहले आइजनहावर यमन से 400 किलोमीटर की दूरी पर था। हूती के हमले के बाद अमेरिका ने आइजनहावर को यमन से और दूर कर दिया है। अब आइजनहावर को सुरक्षित रखने के लिए 80 किलोमीटर और पीछे भेज दिया है।
हूती के बयानों से जाहिर हो रहा है कि अब इस संगठन का हौसला 7वें आसमान पर है। हूती दुनिया के सबसे ताकतवर देश को चुनौती देने का दम रखता है और इतना ही नहीं, लगातार हमले से साबित भी हो गया है कि हूती अमेरिका की ताकत से डरने वाला नहीं है। अमेरिकी और ब्रिटिश फाइटर जेट ने हूती को सबक सिखाने के लिए बमबारी की थी। यमन में कई दौर के हवाई हमले हुए, लेकिन हूती डरा नहीं, बल्कि आइजनहावर पर हमले को इसी का बदला बताया गया है। हूती की तरफ से जारी बयान के मुताबिक अमेरिका ब्रिटेन ने पिछले दिनों 4 बार हवाई हमला किया था। अमेरिकी हमले में यमन में 16 लोगों की मौत हुई, 42 जख्मी हो गए। यमन के होदेदा एयरपोर्ट को भी टारगेट बनाया गया था। यमन के सालिफ बंदरगाह को भी निशाना बनाया गया। हूती ने आइजनहावर पर प्रहार को इन्हीं हमलों का बदला बताया है। अगर इसी आइजनहावर से अमेरिका ने हूती पर पलटवार किया होता तो यमन में कहर बरप सकता था, क्योंकि स्ट्राइक ग्रुप में 180 फाइटर जेट हैं, 90 हेलीकॉप्टर हैं, 30,000 नाविक हैं। यूएसएस आइजनहावर पर सी स्पैरो मिसाइलें तैनात रहती हैं। यूएसएस आइजनहावर में रोलिंग एयर फ्लेम मिसाइल लगी होती है। यूएसएस आइजनहावर MK-46 टॉर्पीडो मिसाइल से भी लैस होता है। लेकिन इन हथियारों के इस्तेमाल के बजाय अमेरिका बैकफुट पर आ गया और आइजनहावर को यमन से दूर कर दिया गया। इसकी एक बड़ी वजह हूती की ताकत और उसकी ताकत बढ़ाने वाले लोग हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा है कि हूती अब सिर्फ बोरा है, असली खेल तो खामनेई, जिनपिंग, पुतिन और किम जोंग का है, जो लगातार अमेरिका के खिलाफ हूती का इस्तेमाल कर रहे हैं। रिपोर्ट्स में दावा है कि हूती को हथियारों की सप्लाई अब नॉर्थ कोरिया से भी हो रही है। ईरान के रास्ते चीन और रूस के हथियार भी यमन में भेजे जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि अब हूती हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस हो चुका है। हूती ने खुद फिलिस्तीन नाम की एक मिसाइल का वीडियो जारी किया था। हूती ने मिसाइल से इस्राएल के इलियात बंदरगाह पर हमले का दावा किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सॉलिड फ्यूल वाली हाइपरसोनिक मिसाइल थी, जिससे सफेद धुआं निकल रहा था। माना जा रहा है कि ईरान ने हूती को हाइपरसोनिक मिसाइल दी है। हूती की हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे थी। सॉलिड फ्यूल की वजह से इसे लॉन्च करने में अधिक वक्त नहीं लगता। सॉलिड फ्यूल वाली मिसाइलों को आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। सवाल यह भी है कि कहीं आइजनहावर पर भी हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला तो नहीं हुआ, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर्स का डिफेंस सिस्टम बेहद मजबूत होता है। सिर्फ हूती ही नहीं, हिजबुल्लाह भी अब बेहद ताकतवर नजर आने लगा है। हिजबुल्लाह ने फिर इजराइल पर ड्रोन से हमला किया है। इतना ही नहीं, लेबनान बॉर्डर पर युद्ध की ऐसी तैयारी है कि इजराइल ने हूती को रोकने के लिए करीब 40 साल बाद उत्तरी बॉर्डर पर एक्स्ट्रा फोर्स और हथियारों की तैनाती की है। इजराइल ने टैंक की भारी तैनाती कर दी है। इजराइल के सैनिकों की भी भारी तैनाती है। युद्ध के लिए जरूरी भारी हथियार भी बॉर्डर पर पहुंच गए हैं।